हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है दिव्य एकेडमिक क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना, प्रेम्बुल अर्थात भारतीय संविधान की कुंजी। इसको पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, और फिर ये समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे एक एक शब्द की, कि कौन सा शब्द में क्या क्या जो अर्थ है वो छुपे हुए हैं, उनके निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी एक सामान्य चर्चा करते हैं कि वाकई जो हमारा ये चैनल है इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें, और कुछ जब आपको पसंद आए तो चलते चलते फिर सब्सक्राइब भी करते चलें। तो हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको कुंजी बोला गया, भारतीय संविधान की कुंजी। कुंजी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जब अगर उसको समझ लिया जाए तो पूरे संविधान में क्या आने वाला है वो पूरी तरह से वर्णित हो जाए, हमारी समझ में आ जाएगा कि वाकई इसमें क्या छुपा हुआ है। हमारे पूरे संविधान में आगे हम क्या देखने वाले हैं। ये सारे का सारा जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने अकेले प्रस्तावना में ही पूरा, कहते हैं ना कि गागर में सागर बनने वाली जो बात थी पूरे संविधान की, वो प्रस्तावना में थी। के मुंशी साहब, जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे, उन्होंने इसे राजनीतिक कुंडली कहा। प्रस्तावना हमारी एक राजनीतिक कुंडली है। जैसे कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति का पूरा जो कैसा इसका भविष्य रहने वाला है इसको वर्णित किया जा सकता है। क्या ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं, कितनी उन्नति करने वाला है, सब कुछ उसकी कुंडली में लिख दिया जाता है। उसी तरह एक वह राजनीतिक कुंडली थी जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता था कि भारत कैसे समाजवाद की ओर, पंथ निरपेक्षता की तरफ, गणराज्य की ओर, कैसे अपने जो मानवीय मूल्य, बंधुता है, समता है, स्वतंत्रता है, हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, उसकी प्राप्ति की दिशा में कैसे बढ़ेगा। चाहे अल्पसंख्यकों के अधिकार हो या जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, दलित वर्ग है, सबके अधिकारों को सुरक्षित करने की बात हो, ये सारी की सारी जो दिशा है वो हमारी प्रस्तावना देती है। तो हमें संविधान में जो इसकी शुरुआत होती है, इसकी पहली लाइन से, हम भारत के लोग, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरी प्रस्तावना को एक बार समझ लेते हैं, फिर बाद में वन बाई वन इसकी व्याख्या करेंगे। हम भारत के लोग, भारत को, इसकी जो पहली लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? एक संप्रभुत्व संपन्न, एक पहला शब्द आता है संप्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र गणराज्य। पहली लाइन में हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य के रूप में देखा गया। अगर इन पांचों शब्दों को देखें तो जो हमारा दिमाग में कंफ्यूजन होता है, कई बार सीक्वेंस खराब हो जाता है। कई बार चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या कई भांति के RS प्री एग्जाम में भी
मतलब कई बार ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कौन से शब्द हैं, शुरुआत के 3 शब्द कौन से हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर इसे समझें कि इसे कभी ना भूल पाए। तो जब पहली बात आती है संप्रभुत्व संपन्न की, ये तो सब जानते हैं कि हम संप्रभु राष्ट्र है। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो संप्रभुता तो पहली डिमांड हो जाती है, तो संप्रभुत्व संपन्न को तो हम पहले पर रखेंगे। दूसरे पे बात आती है कि अगर इन दोनों शब्दों का हम एक साथ अध्ययन करें तो ये समझ में आता है कि पहले भारत अपने आप को समाजवाद रखता है और बाद में पंथ निरपेक्षता लेके आता है। समाजवाद की जो हमारा कंसेप्ट था वो शुरुआत से जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ही समाजवाद आ गया था। हालांकि ये दोनों ही शब्द हैं, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसके बाद दोनों जोड़े गए थे। इसकी चर्चा और आगे करेंगे हम। लेकिन जो समाजवाद है तो समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्षता आती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र भारत के आजादी के साथ ही हमें डेमोक्रेसी मिल गई थी, जैसे ही हमने संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया। तो आजादी के साथ लोकतंत्र बना तो 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र होता है, तो यही हमारी डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है। वही गणराज्य सब तब बनता है जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है हमने बजाय ब्रिटेन के हिसाब से ना चलते हुए अपना खुद का रास्ता तय किया कि हमारा जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो चुना हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो पहले हम लोकतंत्र बनते हैं, बाद में गणराज्य बनते हैं। समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्षता आती है और संप्रभुत्व को तो हम जानते हैं कि संप्रभु, तो ये ऑर्डर है, एक क्रम है, ये याद रखा जा सकता है कि पहले संप्रभु, उसके बाद समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्र और फिर गणराज्य की बात आती है। अब बात आती है कि हम समस्त नागरिकों को क्या चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं समस्त नागरिकों को। हमारे जो समस्त नागरिक हैं नागरिकों को न्याय। अब बात आती है कि न्याय कौन कौन से न्याय है, और वो भी एक ऑर्डर में होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए। तो ये न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका भी हम एक जो क्रम है, ऑर्डर है, वो याद रखना चाहिए कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 तरह के न्याय की हम बात करते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटी का अध्ययन करें तो ये हमारी समझ में आता है कि जो सबसे पहले जो न्याय की बात हुई थी वो राजनीतिक न्याय आया था, कि राजनीतिक अधिकारों की वकालत शुरू हुई थी। और उसके बाद में जब कार्ल मार्क्स आए तो उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद में सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो संकल्पना थी उसका प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक न्याय, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को पहले रखा और रखना भी था, क्योंकि हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना है, ढांचा है, सबसे पहले समाज आया। समाज जब आया तो समाज के लिए आर्थिक गतिविधियां आनी थी संचालित करने के लिए, तो हमने आर्थिक गतिविधियों को दूसरे नंबर पर रखा। और जब समाज को आर्थिक गतिविधियां हो गई तो उनके जो अधिकार थे उनको सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक अधिकारों की वकालत हुई, ताकि जो मूल अधिकार है, लोगों की सुरक्षा है, लोगों का मत डालने का अधिकार है, जैसी वयस्क मताधिकार है, इन चीजों को लेके आया जा सके। तो हमने तीसरे नंबर पर राजनीतिक जो न्याय है उसको लेके आए। लेकिन अगर हम वैश्विक पॉलिटी के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक न्याय पहली बार आता है, फर्स्ट ऑर्डर पर आता है, उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक आए थे। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सामाजिक था उसको पहले पर रखा था। तो इसको तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं कि हम समाज को पहले पर रखते हैं, दूसरे पर आर्थिक गतिविधियों को, जो आर्थिक गतिविधियां तो सबको सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक न्याय को लेके आए थे। तो इस तरीके से 3 तरीके के न्याय की बात होती है। फिर 5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात होती है। न्याय कितने? 3 तरह का। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है 5 तरह की।
5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात होती है। अब सोच के देखो, सबसे पहले आदमी के दिमाग में क्या आता है? आइडिया। आइडिया जब आदमी के दिमाग में आता है, उसी के बाद वो कोई अभिव्यक्ति कर पाता है। तो पहले नंबर पे जो आएगा वो आता है विचार, आइडिया। और जब ये विचार आएगा तो व्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहेगा उस विचार को, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। पहले पे विचार आता है, दूसरे पे अभिव्यक्ति आती है, और तीसरे नंबर पे जब वो कहता है कि मेरा किसी के प्रति विश्वास है, मेरा भरोसा है, फेथ है, जब वो विश्वास बढ़ने लगता है किसी व्यक्ति का, तो वो किसी धर्म को मानने लगता है। जब विश्वास बढ़ता है तो वो धर्म को मानने लगता है, और जब वो किसी धर्म को मानने लगता है तो उस धर्म की वो उपासना शुरू कर देता है। अगर इन दो को एक साथ देखें, विचार और अभिव्यक्ति को, तो पहले विचार आएगा, उसके बाद व्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहेगा। जब विश्वास होगा तो वो किसी किसी धर्म को अपनाएगा, कोई हिंदू को अपनाएगा, कोई मुस्लिम को अपनाएगा, कोई ईसाई को अपनाएगा, और वो जिस भी धर्म को अपनाएगा फिर उसकी उपासना करना चाहेगा। तो बड़े एक सीक्वेंस, एक क्रम के रूप में ये चीजें रखी हुई है कि पहले विचार। और कई एग्जामों में तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, विचार है, व्यक्ति है। तो ये बिल्कुल हटा हुआ रहना चाहिए कि एकदम दिमाग में कि पहले विचार उसके बाद अभिव्यक्ति आती है, क्योंकि जब तक आइडिया ही नहीं आएगा हमारे मस्तिष्क में तब तक हम अभिव्यक्त क्या करेंगे। और जब विश्वास करेंगे तभी हम किसी धर्म से जुड़ेंगे। जब अगर विश्वास ही नहीं है तो हम किसी धर्म को मानेंगे ही नहीं, और जब किसी धर्म को मानेंगे तो उसकी जो पूजा पद्धति है उसको उपासना के माध्यम से अभिव्यक्ति भी करना है हमको। तो इस तरीके से 3 तरह के न्याय की बात हुई और 5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात हुई। 5 तरह की स्वतंत्रताएं और 3 तरह के न्याय की बात हुई। फिर बात आती है कि हम हमारे समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता। समता किस किस की? अगर हम समता की बात करें, समता की बात करें तो समता किसकी? हम किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब उसकी प्रतिष्ठा को, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ना तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचनी चाहिए, और जब वो अफसर हो तो अफसरों में किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये प्रतिष्ठा की जो बात होती है, इसी के लिए जो अनुच्छेद, जो अस्पृश्यता का अधिनियम 1917 हो, चाहे उपाधियों के अंत करने के बाद अनुच्छेद 18 हो, वो प्रतिष्ठा की बात करता है। और जो अवसर की बात करता है कि सभी के लिए समान अवसर होंगे, तो अनुच्छेद 15 हो 16 हो, वो अवसर की समानता की ही बात करते हैं। विशेषकर जो 16 है वो तो किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करता है, सभी को जो नियोजन है, लोक नियोजन है, उसमें सभी को समान अवसर की बात करता है। तो हम समता 2 तरह के लेके आए थे। इस तरह से न्याय 3 तरह का, स्वतंत्रता 5 तरह की, और समता 2 तरह की थी। समता को प्राप्त करने के लिए इन सबको, जब हम न्याय लेके आएंगे, स्वतंत्रता लेके आएंगे, समता लेके आएंगे, इनको प्राप्त करने के लिए बंधुता चाहिए। इनको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बंधुता की आवश्यकता है। तो हमने बंधुता की बात की। बंधुता में 2 तरह की बंधुता की बात करते हैं। एक बात करते हैं कि इसमें जो व्यक्ति की गरिमा है, जब हम बंधुता को कहेंगे, जब तक देश में भाईचारा नहीं होगा, आपस में बंधुता नहीं होगी, तो व्यक्ति की गरिमा कैसे स्थापित होगी? बिना बंधुता के तो आपस में भेदभाव होगा। तो व्यक्ति की गरिमा चाहिए और राष्ट्र की एकता चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में अखंडता शब्द नहीं था। ना तो अखंडता था और ना ही समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द थे।
ये दोनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जुड़े गए थे। लेकिन मूल संविधान कहता था कि जो बंधुता है वो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इसके लिए जरूरी था। ये आरएस मेंस 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधुता से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था मेंस में कि बंधुता से क्या समझते हैं। तो बंधुता का मतलब ये कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। कहां पर लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये 3 कीवर्ड हमें पता होने चाहिए था कि प्रस्तावना में उल्लेखित है और क्या है, 2 तरह की बंधुता की बात करता है। एक तो व्यक्ति की जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए व्यक्ति को, और राष्ट्र की जो एकता है, क्योंकि जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक हम राष्ट्र को एक नहीं कर सकते, यूनाइट नहीं कर सकते। तो राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा, मोटा मोटा हम देखें तो हमें 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की समता और 2 तरह की बंधुता की बात की। अगर हम इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक के तौर पर देखें तो आप सभी ने, जब आपातकाल की बात होती है तो 352 तो सबने पढ़ा है, अनुच्छेद 352। अगर इस 352 को भी याद रखा जाए तो दिमाग में एकदम आएगा कि 3 मतलब 3 तरह का न्याय है। फिर याद करने के हिसाब से कि दिमाग में बस वो इसकी तस्वीर बन जाएगी, 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता। तो ये जो आपातकाल है 352, इसके अलावा दो और कौन, 356 और 360, 2 और अनुच्छेद है ना। इसके अलावा 356 मतलब जो राज्य की जो संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं हो तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और एक वित्तीय आपातकाल लागू होता है 360। तो 2 और बचे हो, एक तो 352 क्या है, 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की क्षमता और 2 तरह की बंधुता। तो ये चीजें हमारे समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता के लिए पाने के लिए हमें समस्त जो नागरिक हैं उनको ये सुनिश्चित करेगी बंधुता। जब तक हम बंधुता नहीं लेके आएंगे तब तक ये चीजें नहीं है। लेकिन 352+2 हमने क्यों, बस ये समझ में आ जाए कि 3 यहाँ है, 5 यहाँ, 2 यहाँ पर और बंधुता के 2 बात है। उम्मीद है कि बिल्कुल उनका जो सीक्वेंस है वो आप अब कभी नहीं भूलोगे और अच्छी तरह से दिमाग में आ गई होगी कि कौन सी चीज क्या है। इनको, ये जो सारी चीज थी, इनको अब हम 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर रहे हैं। 26 नवंबर हमारी संविधान सभा का 11वां अधिवेशन, हमारी संविधान सभा का 11वां अधिवेशन था ये। इसमें हम स्वीकार कर रहे हैं। और उस दिन अगर हिंदी कैलेंडरों के हिसाब से बात करें तो 26 नवंबर 1949 के दिन क्या था, मार्क्सिस्ट था, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, कई सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा वो दिन था। या तो वो ये पूछता है 26 नवंबर 1900, ये तो सरल क्वेश्चन हो जाता है, सबको पता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब वो मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं करके वो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ जाए। इसके अलावा कौन सा संवत था, तो विक्रमी संवत 2006 विक्रमी संवत। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए ये याद रखा जाता है कि जब विक्रमी संवत पढ़ते हैं तो जो 57 जो साल होता है वो उससे क्या होता है, उसमें प्लस करना होता है आपको। जैसे एक्चुअल अगर हमें ईयर निकालनी हो, जैसे 1949 निकालना है, 1949 था ये, 1949 था, तो इसमें हमको 57 जोड़ना पड़ता है। 50 जो 7 होता है, या तो 57 वाली बात याद रहे, नहीं तो 2006 में से 57 घटाएंगे तो 49 आएगा, वो 49 में अगर 57 जोड़ेंगे तो 2006 आएगा। तो अगर विक्रमी संवत की बात हो, वो कौन सा विक्रमी संवत था, तो वो 2006 था, मार्क्सिक शुक्ल सप्तमी को। तो ये दोनों बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी कि विक्रमी संवत और मार्क्सिक शुक्ल सप्तमी का दिन था जब हमारे संविधान एतत् द्वारा, फिर बाद में आता है कि एतत् द्वारा क्या किया जाता है, इसको अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मर्पित किया जाता है। एतद द्वारा, इसको लिख देता हूं, एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया जाता है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। हम भारत के लोग से शुरू होने वाली हमारी भारतीय प्रस्तावना में संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य के रूप में, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, जिसमें समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता के लिए हम बंधुता को बढ़ाएंगे। बंधुता को बढ़ाने के लिए इसे एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी को विक्रमी संवत 2006 को हम इसे क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये पूरा जो हमारी प्रस्तावना है, इसका पूरा खाका है कि हम किस दिशा में हमारे संविधान को लेके जाएंगे। यानी संविधान के जो उद्देश्य है, मैं तो कहूँ संविधान के जो उद्देश्य है, उनको पूरी तरीके से दिशा देने का जो काम किया है, वो प्रस्तावना में पूरा खाका खींच दिया कि ये रहने वाला है। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से, मुझे को लगता है, दिमाग में आ गई होगी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसके जो आधार थे वो क्या क्या थे, उन आधारों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिर इसके तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मोटे मोटे कौन कौन से तत्व लिए गए हैं। कोई क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो प्रस्तावना है इसमें कौन कौन से तत्व हैं। फिर इसका महत्व भी समझेंगे कि प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है। और फिर कुछ जो विद्वान थे उनके मतों को भी, कि उन्होंने प्रस्तावना को, जैसे कि के मुंशी की बात कर रहे हैं हम, कन्हैयालाल माणिक्यलाल, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की बात कर रहे थे, उन्होंने इसे राजनीतिक कुंडली कह दिया कि राजनीतिक कुंडली। तो क्या क्या राजनीतिक जो विद्वान है, वो उन्होंने, पॉलिटिकल थिंकर्स ने, उन्होंने क्या क्या इसके बारे में अपने ओपिनियन दिए थे, उनको समझेंगे। तो पहले हम इसके आधार समझते हैं कि एक्चुअल में इसके आधार हैं क्या। पूरी प्रस्तावना तो ये है जिसके सारे शब्द रटे हुए होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या आरएस प्री का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, तो सीधे सीधे वो इसका सीक्वेंस पूछता है कि बंधुता में क्या है, इनका क्रम क्या है। स्वतंत्रता को तो बहुत सारी एग्जामों में सीक्वेंस पूछा गया है, तो ये रटे हुए रहने चाहिए सारी चीजें। अब हम समझेंगे उद्देश्य का, प्रेमबल, प्रस्तावना, इसका आधार क्या है। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना थी, इसका, प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं कि उद्देश्य का हमारी प्रस्तावना है, इसका आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार की बात करें, आधार की बात करें, बेस की बात करें कि इसका क्या बेस रहता, क्या कंसेप्ट रहता प्रस्तावना का। तो ये जो शब्द था, प्रस्तावना को जो विचार था, आइडिया था कि हमें प्रस्तावना संविधान पर रखनी चाहिए, ये जो आइडिया था ये अमेरिका से लिया गया था। इसका जो विचार आया था प्रस्तावना का, इसका जो विचार आया था वो आया था अमेरिका से, कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। इसके अलावा जो आयरलैंड था, वहां से इस बात को उठाया गया कि हमारे संविधान का पहला और अंतिम जो वर्ड होगा प्रस्तावना में वो क्या होगा, क्योंकि जिसके हम आयरलैंड के लोग, ये तो इस तरीके से जो आयरलैंड का है, आयरलैंड से जो प्रस्तावना का पहला व अंतिम, पहला और अंतिम जो शब्द था प्रस्तावना का, वो आयरलैंड से उठाया गया था। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया कि जो हमने विचार लिया था प्रस्तावना को, वो अमेरिका से लिया था। ये भी हमने देख लिया कि जो पहला और अंतिम शब्द है ये लिया था। तो बात आती है कि जब भारतीय संविधान इसको जोड़ने की बात हुई,
तो इसका प्रस्ताव किसने रखा था? हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जब पहली बार नेहरू साहब थे, पंडित नेहरू थे, जब 5वीं बैठक चल रही थी संविधान सभा की, और वो 5वीं बैठक थी 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर से बैठकें शुरू हुई थी, 9 को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई। तो जो 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक चल रही थी, तो नेहरू साहब ने इसका प्रस्ताव रखा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस प्रस्ताव का विरोध भी किया गया था। जेकर और अम्बेडकर साहब ने इसका विरोध किया था प्रस्तावना का। उनके विरोध के चलते, अम्बेडकर साहब के विरोध के चलते इस प्रस्तावना को स्वीकृत नहीं किया गया, ये नहीं हो सकी, पास नहीं हो सकी। तो आगे चल के 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पास हो जाती है। रखा कब गया था? 13 दिसंबर को। कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। क्योंकि बैठक पे हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि कई सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बैठक थी, ये तीसरी बैठक थी, ये चौथी बैठक थी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। मोटा मोटा 3 ही बैठक पढ़ते हैं, या तो 9 दिसंबर पढ़ते हैं, 9 के बाद डायरेक्ट 11 दिसंबर की बैठक पढ़ते हैं, और 11 के बाद फिर 13 की पढ़ते हैं। तो दिमाग में ये रहता है कि तीसरी बैठक थी। नहीं, ये तीसरी नहीं, 5वीं बैठक थी। तो 5वीं बैठक थी, उसमें पारित नहीं हो पाया थी ये प्रस्तावना। उसके बाद में इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया था। अब बात आती है कि फिर लागू कब हुई थी? ये लागू कब हुई थी? जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि 26 नवंबर 1950 को हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं कि उसी दिन प्रस्तावना लागू हुई थी। नहीं, ये 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुई थी। ये 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुई थी। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। 26 जनवरी 1950 को जब पूरा भारत का संविधान लागू होता है, उस दिन ये प्रस्तावना लागू हुई थी। अब बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं हुई थी? तो थोड़ा सा इसकी डिटेल चर्चा एक बार फिर कर लें पुनः कि 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 394 कहता है कि मैं स्वयं और मेरे साथ 15 अनुच्छेद आज से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अनुच्छेद 394 कहता है कि मैं स्वयं, यानी कि भारत का संविधान, और इसके साथ 15 अनुच्छेद, इन 15 अनुच्छेदों में अगर हम देखें तो जैसे नागरिकता का है तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं। फिर राष्ट्रपति की शपथ आती है, 60 में आती है। निर्वाचन आयोग के बारे में बात आती है, 324 में बात आ जाती है। फिर कुछ अस्थायी संक्रमण कालीन जो प्रावधान थे हमने पढ़े थे भाग 21 में और 22 में, तो 66 आता है, 67 आता है, 366, 367 आता है। उसके बाद में 379 आता है, फिर 380 आ जाता है, फिर 388 आ जाता है, फिर 391 आता है, 92 आता है, 93 आता है, ये भाग 21 के, और फिर लास्ट में जाके 94 वाला भाग आता है। तो यहां तक 394 तक तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तो यह तो कहीं जिक्र नहीं किया गया कि हम प्रस्तावना को स्वीकार कर रहे हैं, प्रस्तावना लागू हो रही। तो प्रस्तावना लागू होती है 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि प्रस्तावना को क्या 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था 1949 को? नहीं, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये हमने मोटी मोटी बात पढ़ी कि प्रस्तावना का आधार, ये विचार कहां से आया था, पहला अंतिम शब्द कहां से लिया गया है, फिर इसका प्रस्तावना की जो पूरा जो 8 इसमें बात रखी है, ये कहां से, मतलब जो नेहरू जी ने कब इस प्रस्ताव को रखा था और कब इसे स्वीकार किया गया? तो 13 दिसंबर को रखा था, 22 जनवरी को स्वीकार हो गया था 1947 को। लागू कब हुई थी? कि 26 जनवरी 1950। मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से बातें पता चल गई होगी कि प्रस्तावना का पूरा आधार क्या था। अब इसमें एक दो चीजें उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्तावना है, जो मूल प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द नहीं है। 3 शब्द कौन कौन से नहीं है मूल प्रस्तावना में? ना तो उसमें समाजवाद नहीं है, इसमें समाजवाद नहीं है, इसमें पंथ निरपेक्षता नहीं है, और ना ही इसमें अखंडता।
ये जो तीनों पढ़ है, ये जो मूल प्रस्तावना थी उसके अंतर्गत उल्लेखित नहीं थे। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। उस समय तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री थे स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ये तत्कालीन जो कैबिनेट थी, कैबिनेट के सदस्य थे स्वर्ण सिंह, और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। ये स्वर्ण सिंह को जब मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तब भी इसके जिक्र होता है कि स्वर्ण सिंह के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वहीं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। एक बात और इसके बारे में फैक्चुअल बात देखते हैं कि एक फैक्चुअल बात क्या है। एक विद्वान हुए थे, पॉलिटिकल थिंकर हुए थे, अर्नेस्ट मार्कर, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए, कि अर्नेस्ट बार्कर साहब हुए थे, अर्नेस्ट बार्कर। उनकी जो एक बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल के नाम से, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, सोशल पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, उस बुक की शुरुआत जो भारत की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, सेम उसी लाइन से होती है, हम भारत के लोग से। तो अर्नेस्ट बार्कर साहब की एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी शुरुआत इससे होती है। तो वो क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसकी पुस्तक हम भारत के लोग इस पंक्ति के साथ होते, तो अर्नेस्ट बार्कर थे। तीन शब्द जो जोड़े थे बाद में, जो मूल प्रस्तावना है उस मूल प्रस्तावना में तीन शब्द नहीं थे। उसमें एक है समाजवाद, दूसरा है पंथनिरपेक्षता और तीसरा अखंडता। आधार पढ़ लिया, मुझे लगा अच्छी तरीके से प्रस्तावना का पूरा खाका दिमाग में बन गया होगा, समझ में आ गए होगी। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रस्तावना में कौन कौन से हमने चार तत्व पढ़े थे। अगर हम प्रस्तावना को चार तत्वों में बांट दें तो कौन कौन से इसके वो एलिमेंट हैं जो इसकी प्रस्तावना को लेते हैं, तो इसको तत्व समझते हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं प्रस्तावना के तत्व। अगर आरएस मेंस के नजरिए से देखें तो ये क्वेश्चन सीधा 5 नंबर का भी बन सकता है और 2 नंबर का भी बन सकता है कि इसकी प्रस्तावना की तत्व बताइए। तो हमें तत्व में फिर लिखना क्या क्या है। पहली बात आती है कि संविधान जो प्रस्तावना है ये कहां से शक्ति प्राप्त करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है, तो संविधान के जो अधिकार है उनका स्रोत क्या है। संविधान के कुछ जो अधिकार है अधिकार का स्रोत क्या है। इसका स्रोत है जनता। ये भारत की जनता से स्रोत प्राप्त करता है। यही कहती है कि हम भारत के लोग, जब संविधान सभा इसको प्रस्तावना को लिख रही थी तो ये नहीं कि संविधान सभा के द्वारा वो शक्ति दी जाए, नहीं, संविधान सभा ये मान के इस बात को लिख रहे थे कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यानी कि जो पूरी भारतीय जो जनता है, भारत के लोग हैं, वो इसको शक्ति दे रहे हैं, वही इसकी शक्ति की स्रोत है। तो हमारे संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वो किससे, लोगों की जो शक्तियां जो मिल रही है वो पूरे देश की जो जनता है उसके द्वारा इसको शक्ति मिल रही है। फिर आता है इसकी प्रकृति क्या है, कि इसका स्वरूप क्या है। प्रकृति, इसके नेचर की बात करें तो इसके अगर नेचर पर अगर वो डिटेल से चर्चा करवाए, मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रकृति बताइए, स्वरूप बताइए, तो हम उन सब 5 शब्दों को लिखेंगे। जैसे कि भारत का संविधान क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न है। फिर हमने पढ़ा था संप्रभुत्व संपन्न के बाद क्या आता है, हमने पहले समाजवाद को प्रमोट किया था, उस स्वतंत्रता से पहले से ही करने लग गए थे। बाद में हमने पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया, निरपेक्षता, हालांकि ये दोनों शब्द बाद में जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन से।
संप्रभुत्व संपन्न समाज में पहले क्या आया था? लोकतंत्र आया था, डेमोक्रेसी आई थी, और उसके बाद जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, तो हम गणराज्य बन गए, तो गणराज्य आया था। तो एक सीक्वेंस के, तो इसकी जो प्रकृति है, उनमें प्रकृति में 5 शब्दों का उल्लेख करना की जरूरत होती है। फिर बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो हमने पढ़ा है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यही तो है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? प्रस्तावना का उद्देश्य है सबसे पहले न्याय, कितने तरीके का? 3 तरह का न्याय। स्वतंत्रता, कितनी तरह की स्वतंत्रता? 5 तरह की स्वतंत्रता। समता, समता कितनी तरह की? 2 तरह की समता। बंधुता, बंधुता कौन सी? 2 तरह की बंधुता। व्यक्ति की गरिमा भी होगी, उद्देश्य की एकता और अखंडता होगी। तो इस तरीके से हमने 4 तरह का इसके उद्देश्य है। फिर बात आती है कि इस प्रस्तावना के तत्व में ये लागू कब हुई, मतलब ये तिथि कौन सी थी जिसके दिन ये प्रस्तावना वो हुई? तो वो तिथि थी 26 नवंबर 1949। वो तिथि थी 26 नवंबर 1949, 1949। इतर द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। मार्च से शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, तो 26 नवंबर 1949 को इसकी तिथि। अगर इसका तत्व पूछा जाता है तो हम इसके स्रोत भी बताएंगे, प्रकृति बताएंगे, उद्देश्य और तिथि। अगर वो नेचर पूछ लेता है तो इन 5 का उल्लेख करना है हमें। और अगर इसका उद्देश्य है कि क्या है इसका उद्देश्य है, तो हम न्याय चाहते हैं। कौन सा न्याय चाहते हैं? पहले हम सामाजिक चाहेंगे, फिर आर्थिक चाहेंगे, फिर राजनीतिक चाहेंगे। स्वतंत्रता चाहेंगे तो कौन सी स्वतंत्रता चाहेंगे? पहले हमारे आइडिया आएगा, आइडिया होगा तो उसे अभिव्यक्त करेंगे आइडिया को। जब अभिव्यक्त उस आइडिया को कर देंगे तो फिर आपने देखा तो पहले हम विश्वास करेंगे। जब हमें विश्वास हो जाएगा तब हम किसी धर्म को मानेंगे, धर्म मान लिया तब उसकी हम उपासना करेंगे। तो 5 सीक्वेंस में होगा। और जब हम समता की बात करेंगे तो पहले हम प्रतिष्ठा और फिर अवसर, प्रतिष्ठा भी चाहिए और अवसर भी चाहिए, दोनों तरह की समता चाहिए। और बंधुता की अगर हम बात करते हैं तो बंधुता में 2 चीज होते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इन दोनों को सुनिश्चित करेंगे। तिथि तो 26 नवंबर 1900। तो मुझे लगता है कि जो उसके एलिमेंट है, तत्व है, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अब बात करते हैं कि इसमें क्या नहीं है। यही कर लेते हैं कि क्या नहीं है प्रस्तावना में, क्या नहीं है, क्या नहीं है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में क्या नहीं है? सबसे पहले कि यह वाद योग्य नहीं है, मतलब किसी भी तरह की न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। न्याय योग्य या कहते वाद योग्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये जाके कि सरकार ने उसकी प्रस्तावना को फलानी अमुक शब्द लिखा गया है उसको, कि भाई, क्योंकि इसका दायरा बहुत हो जाता है न्याय, कि मेरे को न्याय के बेस पर, स्वतंत्रता के बेस पर, तो प्रस्तावना को आधार बनाते हुए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके लिए। तो ये न्याय और वाद योग्य नहीं है। फिर ये किसी भी तरह की कोई शक्ति का स्रोत भी नहीं है, ना तो कोई शक्ति देती है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो ना तो ये शक्तियों का स्रोत है, ना तो ये किसी भी तरह के शक्ति का स्रोत है, और ना ही किसी भी तरह का कोई विधानमंडल है उस पर शक्तियों का दिख रहा है ना, शक्तियों का प्रतिबंध, ना तो ये शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है और ना ही किसी भी तरह के उसकी शक्तियों का स्रोत है। ना तो ये कहती है कि हम ये शक्तियां दे रहे हैं, और ना ये कहती है कि हम इस शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं। और थोड़ा सा इसको समझते हैं, न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं, जैसे हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वो भी वाद योग्य नहीं है, सेम उसी तरह की हमारी प्रस्तावना भी वाद योग्य नहीं है। शक्तियों का स्रोत, यह शक्तियों का स्रोत नहीं है, शक्तियों का स्रोत नहीं है। किसी भी तरह की कोई शक्तियां अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं कराती और ना ही शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि जैसे हमारी जो हम स्वतंत्र होते हैं तो हमने शुरुआत से ही आर्टिकल 38 की बात कर रहे हैं, 39 की बात कर रहे हैं, तो हमने नीति निर्देशक तत्वों समाजवाद शब्द को स्वीकार किया था कि हम समाजवाद को प्रमोट करेंगे।
ठीक। अब समाजवाद को हम प्रमोट करेंगे, समाजवाद को लेके आएंगे, लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया कि 1990 तक आते आते जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो हमने एलपीजी के सुधार कर दिए। 1990 में आते आते हमने एलपीजी सुधारों की तरफ चले गए और हमारा देश धीरे धीरे समाजवाद से पूंजीवाद की ओर शिफ्ट करने लगा। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और अगर वर्तमान कंडीशन में बात करें तो हम तेज गति से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तेजी से हम पूंजीवाद, हम समाजवाद से तेज गति से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कोई व्यक्ति जाकर न्यायालय में ये बात दायर करे कि हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम कैसे होंगे, समाजवाद होंगे, समाजवाद को प्रमोट करेंगे, और हमारे देश की सरकार है तो पूंजीवाद को प्रमोट कर रही है, तो ये प्रस्तावना में के लिए है कि प्रस्तावना बात योग्य नहीं है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है कि अगर हम पूंजीवाद की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। प्रस्तावना हमको इस बात के लिए किसी भी तरह का कोई बाध्यकारी नहीं होती है, हमारी शक्तियों का किसी भी तरह का, ना तो हमें कोई शक्ति का स्रोत प्रदान करती है और ना ही हमें शक्तियों पर किसी भी तरह का कोई बाध्यकारी या बाध्यता आरोपित करती है। तो मुझे लगता है ये बात जो है क्या नहीं है प्रस्तावना में, ये अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या महत्व है। इसका महत्व है, अगर महत्व की बात करें प्रस्तावना में तो महत्व में एक है कि जो हमारी संविधान है कि निर्माता है, तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान के निर्माता रहे थे उनके जो विचार थे, कैसे उनके थॉट रहे होंगे, उनको जानने की कुंजी के तौर पर हम कि संविधान जो निर्माता है उनके विचारों की कुंजी, संविधान जो निर्माता है, संविधान निर्माताओं के जो विचार हैं उनको हम, अगर हम प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लें तो उन विचारों को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जानने की एक कुंजी के तौर पर ये काम आ सकती है, एक कुंजी है प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के उन विचारों को जानने के लिए। अगर हम बात करें तो ये तो बात हुई संविधान निर्माताओं की, अगर हम बात करें जनता की तो जनता की क्या भावनाएं है, क्या इच्छाएं, भावनाएं व इच्छाएं क्या है, इसका प्रकटीकरण होता है। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उद्देश्य का है, वो जनता की भावना और इच्छा को क्या करता है, प्रकटीकरण कर रहा है। संविधान निर्माता है उनके, इसके अलावा जो संविधान के जो उद्देश्य है, संविधान के उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों को हमारा संविधान प्राप्त करना चाहता है उस दिशा में हमें क्या देता है, ये दिशा निर्देश देती है प्रस्तावना कि भाई हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे जो संविधान के उद्देश्य है उनको एक डायरेक्शन देती है कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बोले हमने संविधान निर्माताओं की बात कर ली, जनता की बात कर ली, अगर हम संविधान की बात करें तो अगर हम संविधान को समझना चाहते हैं, संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें प्रस्तावना अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। अगर प्रस्तावना को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो संविधान में क्या आगे वर्णित है ये हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा कि संविधान इसमें क्या क्या लिखा हुआ है संविधान में। तो ये फिर अनुच्छेदों की, अगर हमें भावना को स्पष्ट करना है, अनुच्छेद क्योंकि 395 अनुच्छेद है टोटल, अगर अनुच्छेदों की हर अनुच्छेद की क्या भावना है इसको कर, तो ये आसानी से किसमें होता है, प्रस्तावना में। इसका जो दर्शन है वो वर्णित होता है। चाहे हम अनुच्छेदों को समझने की बात करें, हमारे संविधान को समझने की बात करें, जनता की इच्छा और भावनाओं को समझने की बात करें, संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की बात करें, या हम हमारे संविधान को समझने की बात करें, संविधान निर्माता, जनता की इच्छा भावना, संविधान निर्माता, जनता की इच्छा भावना, या खुद संविधान को समझने की कोशिश करें, उसके उद्देश्यों को जानने की कोशिश करें, तो इन सभी के अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करें, इन सब के लिए हमारी जो प्रस्तावना है वो आसानी से एक बहुत बड़ा दर्शन प्रस्तुत करती है। अगर उस दर्शन को समझ लिया जाए तो हमें पूरा संविधान का खाका हमारे दिमाग में अच्छी तरह आ जाता है कि हमारा संविधान किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है।
तो ये हमने इसके तत्व भी पढ़ लिए, क्या नहीं है ये भी जान लिया, और क्या इसके महत्व है प्रस्तावना का ये भी जान लिया। अब मोटा मोटा हम 2-3 बात ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो थिंकर है या कौन कौन सा विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, वो क्या क्या इस प्रस्तावना के बारे में बोलता है। जैसे अभी हम कह रहे थे के एम मुंशी साहब, के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी की बात कर रहे थे तो वो इसे राजनीतिक कुंडली कह रहे थे। ये क्या है? राजनीतिक कुंडली है, राजनीतिक कुंडली की बात करते हैं कि एक राजनीतिक कुंडली है कि अगर हम प्रस्तावना को जान लेंगे तो जिस तरीके से व्यक्ति की कुंडली होती है उसके पूरे भविष्य को बता देती है, सेम उसी तरीके से अगर हम प्रस्तावना को समझ ले तो पूरा संविधान में क्या है इसको हम समझ सकते हैं। एक थे पालकीवाला, एन.ए. पालकीवाला साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो प्रस्तावना है इनकी पालकीवाला ने, वो एक आइडेंटिटी होता है, परिचय पत्र होता है, उसकी तरह काम करती है। पालकीवाला थे, उन्होंने कहा कि एक परिचय पत्र की तरह है, परिचय पत्र की तरह है। फिर थे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव बड़े ही, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी कि अमूल्य भाग भी है, आत्मा है, कुंजी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने ठाकुरदास भार्गव ने बोली थी। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव की अगर हम बात करें तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये एक हमारे संविधान की आत्मा है, कुंजी है, हमारे संविधान का एक विचार है, आत्मा है, कुंजी है। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द और बोला था कि जो गद्य भाग से भी बढ़ के उसके एक परिपूर्णता की तस्वीर, परिपूर्णता की तस्वीर बताया था इसको कि परिपूर्णता की तस्वीर है, गद्य भाग से बढ़ के एक परिपूर्ण आत्मा है, कुंजी है, एक विचार है। इस तरीके से उन्होंने इसको स्पष्ट किया था कि ये क्या क्या चीज है। फिर बात करें, वो आता है जेबी कृपलानी साहब, तो जेबी कृपलानी साहब कहते हैं कि एक गहन सिद्धांत के तौर पर एक ऐसा सिद्धांत है जो गहन सिद्धांत है। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी साहब की बात करें तो उन्होंने इसे गहन सिद्धांत बता दिया कि ये क्या है, गहन सिद्धांत है। प्रस्तावना क्या है, प्रेम्बल क्या है, ये गहन सिद्धांत है। इसके अलावा बी.एन. गाडगिल साहब थे, उन्होंने कहा, बी.एन. गाडगिल, बी.एन. गाडगिल साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, बी.एन. गाडगिल साहब ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है ये एक तरीके से, गाडगिल साहब का मत था, उन्होंने बताया था इसको। बी.एन. गाडगिल को थोड़ा पीछे देखते हैं कि इसमें क्या बोला था, लेकिन इससे पहले सुभाष कश्यप को बात कर लेते हैं। सुभाष कश्यप ने बोला था, सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात अगर किसी ने बोली है प्रस्तावना के बारे में तो सुभाष कश्यप की थी। उन्होंने बोला था कि अगर हमारी जो प्रस्तावना है अगर वो आत्मा है, अगर प्रस्तावना आत्मा है तो जो हमारा संविधान है वो इसका शरीर है, और अगर हम इसे आधारशिला मान लें, आधारशिला मान लें कि प्रस्तावना हमारी आधारशिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर बनी हुई एक पट्टालिका जो होती है, कहते हैं ना आधारशिला, खड़ी अट्टालिका, खड़ी अट्टालिका बोले तो खड़ी अट्टालिका क्या है, इसका संविधान। अगर हमारा प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान खड़ी अट्टालिका है, यदि हमारी प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है। ऐसी बात सुभाष कश्यप बोलते हैं। मुझे लगता है कि सबसे सटीक बात या तो इन्होंने बोली है या के मुंशी कन्हैयालाल
की लगती है कि उन्होंने राजनीतिक कुंडली बोला है, और बीएन गाड़िवल की बात करते हैं कि बीएन गाड़िवल ने क्या बोला था, तो उन्होंने इसे बोला था नंदी पाठ बोला था कि ये नंदी पाठ की तरह है। नंदी पाठ, नंदी पाठ जो प्राचीन जो नाटक होते थे उनमें, प्राचीन जो नाटक होते थे उनमें पहले क्या होता था कि पूरे नाटक में क्या होने वाला है इस बात का उल्लेख जो नंदी पाठ होता था, कितना आकर्षक है, कितना रोमांचक है ये नाटक, उसमें उसकी पूरी भूमिका बना दी जाती थी। किसमें? नंदी पाठ होता था, और उसमें क्लियर हो जाता था कि आगे नाटक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रोमांच है इसमें, कैसी कैसी चीजें होने वाली हैं। तो उसी तरह से प्रस्तावना में ही सब वर्णित कर दिया कि आगे क्या रोमांच मिलने वाला है संविधान में, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कैसे समानता होगी, कैसे न्याय होगा, कैसे सब कुछ दर्शन जो देखने को मिलता है पूरे संविधान का, वो प्रस्तावना में समेटा हुआ है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत शानदार लगी होगी, और न केवल आप इस क्लास को देखेंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर प्रस्तावना को अच्छी तरीके से समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, तो ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। और अगली जो क्लास आने वाली है इसी प्रस्तावना पर हम वन बाय वन इसकी जो प्रस्तावना के एक एक वर्ड है, हम भारत के लोक से लेके लास्ट में हम बंधुता तक जो जाते हैं, सबका डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरीके से। हम किसी एक एक शब्द को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, खोल खोल कर समझने की कोशिश करेंगे कि उस वर्ड के क्या मीनिंग है, क्या निहितार्थ छुपे हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।